व्यूअर्स उस वक्त के बारे में सोचें जब पोएट्री फूलों के एक गुलदस्ते की तरह थी, जिसमें हर लफ्ज का बहुत एहतियात से इंतखाब किया जाता और फिर उन्हें एक ऑर्डर में तरतीब दिया जाता। लेकिन दो रिबेलियस पोएट्स ने इस गुलदस्ते को हवा में फेंकने की जुर्रत की और उसकी पंखुड़ियों को उड़ने दिया, यानी पोएट्री के पुराने असूलों को तोड़ा और लफ्जों को नए अंदाज में तरतीब दिया। लफ्जों की ये कहानी शुरू होती है 1795 में, जब दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक कहता है कि आजकल जिस तरह लफ्ज पोइट्री की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो रियल लाइफ यानी हकीकी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं। दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं, तो चलो क्यों ना हम दोनों मिलकर लफ्ज़ों का ऐसा चुनाव करें जो हमारे रियल इमोशंस बताएं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़यात को बयान करें, ताकि आम आदमी की समझ में आ जाए। हम ऐसी पोएम्स लिखेंगे जो दिल को छू जाए। पहला दोस्त कहता है ठीक है, फिर हम उन पोएम्स की कलेक्शन को लिरिकल बैलेड्स का नाम देंगे। जी हाँ व्यूअर्स, ये दोनों दोस्त रोमांटिक एज के बहुत बड़े पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज थे, जो 1795 में इंग्लैंड के एक इलाके ब्रिस्टोल में मिले और उनके दरमियान ये बातें हुई। ये दोनों थॉमस पूल नाम के आदमी के जरिए मिले, जब कॉलरिज लिटरेचर और पॉलिटिक्स पर लेक्चर्स दे रहे थे। रोमांटिक इरा से पहले एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी, यानी एज ऑफ जॉनसन, जब नियो क्लासिकल राइटर्स ने क्लासिकल राइटर्स की नकल करना शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने अपने वर्क्स में ग्रीक और रोमन ऑथर्स की कोटेशंस ऐड करना शुरू कर दी। नियो क्लासिकल राइटर्स इमोशंस और इमेजिनेशन के बजाय रीजन और इंटेलेक्ट पर फोकस करते। ये लोग ओड्स, एपिक्स, सटायर और एलिगरीज लिखने लगे। लेकिन इसके बाद रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुई तो राइटर्स का फोकस शिफ्ट हुआ। वो इमेजिनेशन, ह्यूमन इमोशंस, इंडिविजुअलिटी और आम लोगों के बारे में लिखने लगे। रोमांटिसिज्म नियो क्लासिसिज्म के खिलाफ एक रिवॉल्ट यानी बगावत थी। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो राइटर्स आज़ादी और बराबर के हकूक यानी इक्वालिटी पर लिखने लगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन पर बहुत गहरा असर किया। इंडस्ट्रीज लगाई गई, लोग देहातों से शहरों की तरफ जाने लगे। आम आदमी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ, तो रोमांटिक राइटर्स ने ये सब देखते हुए नेचर, ब्यूटी और ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिरिकल बैलेड लिखी। रियल लैंग्वेज और विविड इमेजरी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वो ये प्रीफेस नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के मुताबिक वो अपना पोएटिक स्टाइल किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहते थे, ताकि प्रीफेस में दी गई रीजंस की बुनियाद पर लोग उनकी पोएट्री को पसंद करें। लिरिकल बैलेड के टोटल 4 एडिशन पब्लिश हुए। पहला एडिशन 1798 में पब्लिश हुआ, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी। 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज ने लिखी, जिसमें द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर भी शामिल है। फिर 1802 में इसका चौथा एडिशन पब्लिश हुआ, जिसके शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस शामिल किया, जो एक एस्से की शक्ल में है। लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर पब्लिश कराया गया, लेकिन लोग वर्ड्सवर्थ की ये पोएम्स पढ़कर बहुत खुश हुए। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि लिरिकल बैलेड्स में पोएम लिखने का बुनियादी मकसद कॉमन लाइफ के हालात और वाक़यात को दिखाना था, ताकि रीडर्स में स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट पैदा हो सके और वो कनेक्टेड फील कर सकें, क्योंकि आम और देहाती ज़िंदगी में इंसानी एहसासात सादा होते हैं, उन्हें आसानी से बयान किया जा सकता है, लोग ऑनेस्ट और सेल्फ अवेयर होते हैं। शहरी ज़िंदगी की निस्बत देहात में इंसानों के दिल सिंपल स्टेट में होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को आसानी से समझा जा सकता है, किसी किस्म की आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, क्योंकि देहात में लोग नेचर से जुड़े हुए होते हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में रूरल और रस्टिक लाइफ के साथ साथ लैंग्वेज भी रस्टिक पीपल की इस्तेमाल की, क्योंकि रस्टिक पीपल नेचर के करीब होते हैं, उनकी नेचुरल सराउंडिंग होती है और वो सोशल वैनिटी से दूर होते हैं। वर्ड्सवर्थ फीलिंग्स पर ज़्यादा तवज्जो देता है, उसके मुताबिक फीलिंग्स एक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि रीडर्स उसके 2 बैलेड्स पुअर सूजन और चाइल्डलेस फादर पढ़कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पोइट्री को बयान करते हुए भी वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री पावरफुल फीलिंग्स का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, जो ट्रैंक्विलिटी यानी सुकून की हालत में रिकलेक्ट किया जाता है।
फिर वर्ड्सवर्थ पोएट की बात करते हुए कहता है कि पोएट को सेंसिटिव होना चाहिए, उसकी कंप्रीहेंसिव सोल होनी चाहिए। पोएट बहुत डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करे, फील करे और फिर रीडर्स तक पहुंचाए और इस तरह पोएट्री लिखे जैसे वो अपने रीडर से बात कर रहा हो। और एक पोएट के पास गैर मामूली इमेजिनेशन होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को फील करने के बाद इमेजिन करके लिख सके। वर्ड्सवर्थ पोएट्री की थ्योरी बयान करते हुए कहता है कि पोएट्री लिखने के 4 स्टेप्स हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, जिसमें पोएट चीज़ों को देखे और ऑब्जर्व करे। दूसरा रिकलेक्शन, यानी वो उन्हें दोबारा से कलेक्ट करे, दोबारा से सोचे और ऑर्गेनाइज करे। तीसरा है फिल्ट्रेशन, यानी वो एनालाइज करे, प्योरीफाई करे और गहराई से उन्हें देखे। और आखिर पे है कंपोजिशन, यानी जब वो उन्हें कंपोज कर लेता है और पोइट्री लिखता है। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के थीम्स नेचर, रोमांस और ह्यूमन इमोशंस थे। वर्ड्सवर्थ सेंसेशनलिज्म की फेवर में नहीं था और कहता था कि इंसानी दिमाग इन वायलेंट स्टिमुलेंट्स के बगैर भी एक्साइटेड हो सकता है। वर्ड्सवर्थ के टाइम में लोग सेंसेशनल फोर्सेस पर फोकस करने लगे क्योंकि रोज बरोज के नेशनल इवेंट्स ह्यूमन माइंड को डल कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोग देहातों से शहरों की तरफ जा रहे थे, इसलिए वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का पर्पस काउंटर एक्ट था। फिर वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज की बात करते हुए कहते हैं कि पोइट्री लिखते हुए लैंग्वेज हमेशा सादा और आम होनी चाहिए, पोइटिक डिक्शन से अवॉइड करना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के मुताबिक प्रोज की लैंग्वेज और पोइट्री की लैंग्वेज में ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दोनों सेम ऑर्गन से बोले जाते हैं, इसलिए राइटर्स को चाहिए कि वो खुद बोले या करेक्टर्स के माउथ से। लैंग्वेज हमेशा सादा और आम होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।